चलो अब हम सिग्नल्स पे बात करते हैं ना। हमने कल ये स्टार्ट करवा दिया था कि सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, पहला पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पे वैल्यू कुछ हो रहा है, यहाँ वैल्यू कुछ हो रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, एक वेव फॉर्म की फॉर्म में होते हैं, उस सिग्नल को कौन सा सिग्नल बोला जाता है? एनालॉग सिग्नल बोला जाता है। डिजिटल सिग्नल में दो वैल्यूज होती है, या तो वो सिग्नल इस तरीके से जाएगा या सिग्नल इस तरीके पे आएगा। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यूज को कंटेन करता है, इसलिए इसमें दो ही वैल्यू होती है, 1 और 0। ठीक है, और डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में हम इस किसकी हेल्प से कन्वर्ट करते हैं? एनकोडर। एनकोडर सिर्फ इसके लिए नहीं होता, किसी भी चीज को कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक सिग्नल, वो सिग्नल जो फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये फॉर्म चली यहां पे, फिर वापिस से यही फॉर्म चली, वापिस से यही फॉर्म चलेगी। ऐसा सिग्नल को कैसा सिग्नल बोला जाता है? पीरियोडिक सिग्नल बोला जाता है। दोनों हो सकते हैं, एनालॉग भी पीरियोडिक हो सकता है, डिजिटल भी पीरियोडिक हो सकता है। ठीक है, क्या चीज? एनालॉग 0 1 के फॉर्म में, डिजिटल, अरे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। जीरो पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ कि 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तू तो कह रहा है कि सेम सीक्वेंस हो, अगर 1 0 1 0 हो गया तो अगले भी क्या आएंगे? ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता, उस सिग्नल को कौन सा कहते हैं? नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल की, यानी सिग्नल है वो एनालॉग है और पीरियोडिक है, मतलब एक टाइम के बाद अपने आप को क्या करेगा? वापस रिपीट करेगा। ठीक है, कुछ पैरामीटर समझते हैं। देखो, सबसे पहला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है? उसके मैक्सिमम वोल्टेज का लेवल है। तो यहां पे इसका मैक्सिमम वोल्टेज लेवल क्या है? ये पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, कोई भी बोल दो। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अगर कोई बोलता है कि चलो ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, इस तरफ क्या चल रहा है? टाइम चल रहा है ना, और इस तरफ क्या चल रहा है? एम्पलीट्यूड। ये T3 टाइम है, T1 टाइम पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? ये वाला। T2 टाइम पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये वाला। T3 टाइम पे कौन सा है? ये। तो इसको हम पीक एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। जो सबसे लास्ट एम्पलीट्यूड आएगा वही क्या है? पीक एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? जो मैक्सिमम वोल्टेज लेवल होता है सिग्नल का, उसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इसको किसमें नापा जाता है? वोल्ट में, एम्पियर में, या किसमें नापा जाता है? वॉट में बोला जाता है। तो अगर साइन वेव की पीक वैल्यू 5 वॉट है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट है सिग्नल की, उसको ही उसका क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, हम पीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहे हैं जो एक टाइम के बाद अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो एक साइकिल
साइकिल का मतलब है एक पैटर्न, जब वो अपने आप को उसके बाद रिपीट कर रहा है। तो देखो इस सिग्नल में यहां से ये चालू हुआ, ये यहां से चालू हुआ, यहां पे आके वो एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। सिंपल वे में बोल देते हैं पीरियड बोला जाता है। एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल चालू हुआ, यहां पे खत्म होगा, वो एक पीरियड हो गया। तो एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है, पीरियड। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, टी सिंबल से। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ओके, अब समझते हैं तीसरा पैरामीटर। चलो मैं यही समझा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक साइकिल पूरा हुआ, यहां पे दो साइकिल पूरे हुए, और यहां पे तीन साइकिल पूरे हो गए। और इन तीन साइकिल को पूरा होने में कितनी देर लगी, एक सेकंड। एक सेकंड में जितने साइकिल पूरे होते हैं उसको उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहां पे एक सेकंड में कितने पूरे हुए, तीन साइकिल। एक सेकंड में तीन साइकिल पूरे हुए तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज होगी। उल्टा बोल दो, यहां टाइम पीरियड कितना हुआ, देखो पीरियड का कितना हुआ, ये हुआ 1/3। फिर अगला साइकिल फिर से 1/3, फिर अगला वापस 1/3। इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पीरियड के। टी लिख दो, टी लिख दो। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक साइकिल 1 मिली सेकेंड में कंप्लीट होती है तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर साइकिल 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड का मतलब 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 का मतलब 1/1000। जी समझ में आ रहा है ना, 10 की पावर माइनस 3 का मतलब 1/1000। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/1/1000। ये 1000 ऊपर चला गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1000 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला समझते हैं, देखो इतने न्यूमेरिक आ सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिक। अगर कोई सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है कुछ ऐसा, जिसका टी 0.5 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। समझ में आया। एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार। एक सेकंड में जितनी बार रिपीट होता है उसी को उसकी क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अगर यही मैं 3 बना देता और यहां पे दे देता, बनाने को कितनी बना दे, 0.2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। 5 कैसे आया, 0.2 सेकेंड में एक बार हुआ, फिर अगले 0.2 में दूसरी बार, फिर अगले 0.2 में तीसरी बार।
जब 5 बार 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितनी बार घूम चुका है? 5 बार घूम चुका है। देखो यूनिट्स समझते हैं। सेकेंड्स, मिली सेकेंड का मतलब कितनी देर होगी? 10 की पावर -3। माइक्रो सेकेंड 10 की पावर -6। नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 और पीको सेकेंड 10 की पावर -12। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हर्ट्ज किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। ये फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है। लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी था शायद, पिको सेकंड या 10 की पावर -12 को क्या बोला जाता है? पिको सेकंड बोला जाता है। तो अगर आपको टाइम की वैल्यू दी 1 माइक्रो सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर टाइम की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड है, मतलब पीरियड की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 की पावर 6 मतलब 1 मेगा हर्ट्ज। तो ऑप्शन में अगर आपको ये दिया हुआ है 1 मेगा हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन सही है ना? कैसे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम। 1/1/1 टाइम क्या दे रहा है? 10 की पावर -6 होगा। मैं सीधा लिख देता हूं 10 की पावर -6। जब पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो F इक्वल टू आ गया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को क्या बोला जाता है? मेगाहर्ट्ज। तो आंसर क्या आ गया? 1 मेगा। क्लियर है? अगर ये किलो हर्ट्ज में पूछता तो कितना आंसर आता? 1000। कैसे? क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में कितना है? 10 की पावर 3। 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 से भाग दूंगा तो कितना आया? 1000। 1000 किलो हर्ट्ज, वो भी आंसर सही था। 1 मेगा हर्ट्ज, वो भी आंसर सही है। तो मेरे पास 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है? ये मेरे पास सिग्नल है। ये जो मैक्सिमम हाइट है इस सिग्नल की, ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एक साइकिल पूरा करने में कितनी देर लग रही है, वो क्या कहलाता है? पीरियड। और 1 सेकंड में ऐसे कितने साइकिल पूरे कर लेगा? कितनी देर में? 1 सेकंड में। वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो 3 टर्म है मेरे पास, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म है फेज। टाइम 0 पर मेरा सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहा है? कौन से एंगल से स्टार्ट हो रहा है? अगर मेरा सिग्नल इस पॉइंट से चालू हो रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? 0 डिग्री। अगर मेरा सिग्नल 90 से, मतलब मेरा सिग्नल ऐसे चालू होता, समथिंग लाइक दिस। इस डायग्राम में उसने ऐसे बताया, देखो 90, अगर इसको आप 0 पॉइंट मानो, 0 पॉइंट मानो मतलब ये वाली लाइन इधर मानो, तो मेरा सिग्नल कहां से चालू होता? ऊपर से। अगर मेरा सिग्नल ऊपर से चालू होता तो वो कौन से डिग्री होती? 90 की डिग्री। फिर नेक्स्ट, अगर मेरा सिग्नल यहां से चालू होता तो ये जो होता, ये कौन सा फेज होता? 180 डिग्री। अगर मेरा सिग्नल यहां से चालू होता, मतलब इस पॉइंट पे ये ऐसे होता, ऐसे नीचे से चालू हो रहा होता, तो वो मेरा क्या होता? 270। और अगर मेरा सिग्नल यहीं से वापस चालू हो रहा है तो यही मेरे लिए कौन सा डिग्री है? 0। और यही डिग्री मेरे लिए कौन सी है? 0 और 360 तो सेम ही होगी ना। तो वापिस से अगर मेरा सिग्नल यहीं से चालू होने लग जाता तो वो मेरी कौन सी डिग्री होती? 360 डिग्री होती।
तो तीसरा टर्म है फेज। फेज क्या बताता है कि विद रेस्पेक्ट टू जीरो, विद रेस्पेक्ट टू जीरो आपका सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ है। अगर 0 डिग्री से हुआ तो मतलब सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ है, 90 से हुआ तो सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ है, 180 से स्टार्ट हुआ तो सिग्नल ऐसे स्टार्ट हुआ है नीचे से, 370 से हुआ तो ऐसे स्टार्ट, 270 से हुआ तो ऐसे स्टार्ट हुआ है। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 मेरा सिग्नल कहां से स्टार्ट होता है वो उसका क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। फेज बताता है कि t0 पर साइन वेव अपने साइकिल के किस पॉइंट पर है। तो दिस इज 0। अगर मैं इसको मानूं दिस इज 0, अगर मेरा सिग्नल ऐसे आ रहा है 90 डिग्री, अगर मेरा सिग्नल ऐसे आ रहा है सीधा 180, अगर मेरा सिग्नल ऐसे आ रहा है 270 और वापिस शुरू से आने लग गया तो 360। 180 को कितना रेडियन बोला जाता है, पाई रेडियन, और 360 को कितना रेडियन बोला जाता है, 2 पाई रेडियन बोला जाता है। ठीक है, तो तीसरी टर्म है रेडियन, सॉरी फेज। फेज क्या होता है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 मेरा सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहा है उसको, उसका क्या बोला जाता है, फेज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। ठीक है, सिंबल लैम्बडा। किसी भी सिग्नल के दो पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट, रेस्ट पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, या दोनों मिनिमम वाले पॉइंट, या दोनों जीरो वाले पॉइंट, कुछ भी मान लो, पीरियोडिक है ना, इनके बीच की जो दूरी होती है वो उसको क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। इनके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऊपर के पॉइंट के बीच की दूरी बोल दो, 0 पॉइंट के बीच की दूरी बोल दो, नीचे के पॉइंट के बीच की दूरी बोल दो, इसको क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। वेवलेंथ बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। समझ लो, फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। चलो, अब देखो एनालॉग सिग्नल को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो अभी हम कर रहे हैं जिसमें हम एक ग्राफ बना रहे हैं एम्पलीट्यूड और किसके बीच में, टाइम के बीच में। ऐसे हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं ना अभी, एक तरफ कौन सा पैरामीटर है, एम्पलीट्यूड, और दूसरी तरफ कौन सा पैरामीटर है, टाइम। इस ग्राफ के बेसिस पे हमने कहा ये एम्पलीट्यूड है, ये पीरियड है, और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं यहां से यहां तक एक सिग्नल पूरा हो रहा है 1 सेकंड में, तो ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 1, 2, 3 और 4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसने पूरा एक दिखाया हुआ है 1 सेकंड, तो इसने फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 6 हर्ट्ज दे रखी है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो किसके बीच में है, एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में। इसको कौन सा डोमेन बोला जाता है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, टाइम। सिमिलर वे में हम एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसके बीच में, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और एम्पलीट्यूड कितना है, 5। तो एक 6 पॉइंट पे मैंने एक लाइन खींच दी जिसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे छोड़ दी, 5 पे। इसका मतलब है 5 वोल्ट पे चलेगा और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। ये कौन सा डोमेन हो गया, फ्रीक्वेंसी को।
तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चार्ट किसके बीच में बनता है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। टाइम डोमेन में किसके बीच में बनता है? एम्पलीट्यूड और टाइम के। फ्रीक्वेंसी डोमेन आसान होता है, कैसे देखो, मेरा एक ये सिग्नल जा रहा है, मेरा एक ये सिग्नल जा रहा है, 3 सिग्नल जा रहे हैं एक साथ, मतलब ये कंपोजिट सिग्नल जा रहा है। कौन सा सिग्नल जा रहा है? कंपोजिट। और कंपोजिट में ये सिग्नल मैंने किससे अलग कर दिया? फ्रीक्वेंसी से। एक तो जा रहा है 6 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे, जो बड़े वाला मैंने बनाया है मान लेते हैं ये कितने हर्ट्ज पे जा रहा है? 3 हर्ट्ज पे। लेकिन इसका जो पीक वैल्यू है वो मान लेते हैं 8 वोल्ट। पीक वैल्यू कितना है? 8 वोल्ट। और जो छोटे वाला है, जो बहुत छोटी लाइन बनाई है, ये मैं कह रहा हूं ये जा रहा है 12 पे, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 12, मतलब 1 सेकंड में कितने साइकिल रिपीट कर रहा है? 12। लेकिन इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना आ रहा है? 3 वोल्ट। ये सिग्नल आसान है, ये सिग्नल आसान है। क्लियर कौन सा है? ज्यादा क्लियर ये सिग्नल है। अगर इसमें मैं और फ्रीक्वेंसीज ऐड करूंगा तो समझ में आना बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें आसान है। क्या? 3 फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 8 वोल्ट है। 6 फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है एम्पलीट्यूड। 12 फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम कितना है? एम्पलीट्यूड क्या है? 3 वोल्ट। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या टाइम डोमेन। इसमें एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में ग्राफ बना है, इसमें एम्पलीट्यूड और किसके बीच में ग्राफ बना है? फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना है। चलो, नेक्स्ट वन इज कंपोजिट सिग्नल। देखो, कंपोजिट सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो सिंपल सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे अभी मैंने बनाया था, मैंने फ्रीक्वेंसीज अलग कर दी थी और उसके कॉम्बिनेशन से एक सिग्नल बनाया था। वो सिग्नल कौन सा हो गया? कंपोजिट सिग्नल हो गया। तो जो सिंपल साइन वेव्स के कॉम्बिनेशन से बनता है उस सिग्नल को क्या बोला जाता है? कंपोजिट। इसमें मल्टीपल क्या होती है? फ्रीक्वेंसीज होती है। रियल वर्ल्ड में जो सिग्नल होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं? कंपोजिट होते हैं, सिंगल साइन वेव नहीं होती। ओके, इस डायग्राम में मैंने कंपोजिट सिग्नल बना रखा है जिसको 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे शो करा हुआ है। ठीक है, ये F फ्रीक्वेंसी पे, ये 3F फ्रीक्वेंसी पे, ये 9F। तो यहां पे देखो मैंने F फ्रीक्वेंसी पे कितना कर रखा है? दिस वन, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया 3F फ्रीक्वेंसी पे और 9F फ्रीक्वेंसी पे। तो एक ही सिग्नल में अगर मल्टीपल साइन वेव्स जा रही है तो ऐसे सिग्नल को कौन सा सिग्नल बोला जाता है? कंपोजिट सिग्नल बोला जाता है। टाइम डोमेन बनाया, बहुत सिंपल वे में टाइम डोमेन बन गया। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 9F। और मिनिमम क्या है? F। मैक्सिमम कौन सी है? 9F। और मिनिमम कौन सी है? F। 9F माइनस F, ये इसका क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ हो जाएगा। तो बैंडविड्थ कुछ भी नहीं है कंपोजिट सिग्नल के लिए। बैंडविड्थ उसके मैक्सिमम बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं कर दूं तो इस सिग्नल की मुझे क्या मिल जाएगी? बैंडविड्थ मिल जाएगी। ओके, देखो अगर ये कह रहा है कंपोजिट सिग्नल में 3 फ्रीक्वेंसीज है, 100 हर्ट्ज, 300 और 500, तो उसकी बैंडविड्थ बताओ। हाईएस्ट क्या है? 500, लोएस्ट क्या है? 100। बैंडविड्थ कितनी होगी? 400 हर्ट्ज। सिंपल साइन वेव की बैंडविड्थ क्या होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। माइनस करेगा तो
कुछ भी नहीं आना। जब मैं उसको दूसरे से माइनस करूँ, सॉरी क्या होती है, 0। उसकी हाईएस्ट भी वही है और लोएस्ट भी वही है। अगर उसी से उसी को माइनस करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कंपोजिट सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आ गया, 400 हर्ट्ज आ गया। इसको भी क्लियर करते हैं। देखो, जब एनालॉग सिग्नल की बात करता हूं तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कितने रास्ते की जो चौड़ाई है ना, वो बैंडविड्थ होती है। जब डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि कितना डेटा वो मैक्सिमम पास कर सकता है। इस सिनेरियो में इसकी यूनिट होती है, उस सिनेरियो में उसकी यूनिट होती है बिट्स पर सेकंड। डेटा कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हम कितनी फास्टली डेटा, मैक्सिमम कितना डेटा हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एनालॉग के सिनेरियो में बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हम कितनी स्पेस है मेरे पास उस डेटा को भेजने के लिए। तो बैंडविड्थ बेटा यहां पे जो इससे नीचे वाली बैंडविड्थ है वो तो मैं यूज नहीं कर रहा ना, ये मैक्सिमम 500 कर रहा हूं, मिनिमम कितनी कर रहा हूं 100। तो बीच वाला जो स्पेक्ट्रम है मेरा वो तो 400 का ही रहा ना, वो कितने का रहा, 4। अब जैसे एएम रेडियो होता है वो 530 से कहां तक यूज करता है, 1700 तक। एफएम रेडियो कहां से यूज करता है, मेगा हर्ट्ज से, ये किलो हर्ट्ज है, 108 मेगा हर्ट्ज करता है ना। तो इसका जो अगर कोई मुझे बोले तो सिंपल सा है, 1700 में से कितना माइनस कर दूंगा, 530 माइनस कर दूंगा। तो जो मेरे पास बीच का बचेगा वो मेरी क्या है, बैंडविड्थ है। तो कंपोजिट सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कर दूंगा तो मेरी क्या मिल जाएगी, बैंडविड्थ। पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कई बार वो बैंडविड्थ दे देता है 400 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे देता है 600 और क्या पूछ लेता है, लोएस्ट पूछ लेता है। तो बैंडविड्थ क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बैंडविड्थ दी हुई है 400, हाईएस्ट दी हुई है 600 माइनस लोएस्ट। लोएस्ट को उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 600 माइनस 400, आंसर क्या आ जाएगा, 200। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल सिग्नल। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसमें वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, आइदर 1 और 0। ओके, अब इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पहली टर्मिनोलॉजी है बिट रेट। बिट रेट, एक सेकंड में कितना डेटा आपने भेजा वो उसकी क्या कहलाती है, बिट रेट कहलाती है। बिट रेट का मतलब है एक सेकंड में कितने बिट्स आपने क्या किए, ट्रांसमिट किए, जिसकी क्या कहलाती है, बिट रेट। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो सकती है, बिट्स पर सेकंड, किलो बिट्स, मेगा बिट्स, गीगाबिट, टेराबिट, ये इसकी क्या होती है, यूनिट। तो अगर एक सेकंड में 1000 बिट्स भेजी जा रही है तो बिट रेट क्या हो गई, 1000 बिट्स पर सेकंड। ठीक है। बिट इंटरवल, एक बिट उस ट्रांसमिशन मीडियम पर कितनी देर रही, एक सेकंड में कितनी बिट्स गई, 1000, तो एक बिट कितनी देर उस ट्रांसमिशन मीडियम पे रही, 1/1000, मतलब 0.001 सेकंड, या फिर मैं कह दूं 1 मिली सेकंड। 10 की पावर -3 हो गया, 1 मिली सेकंड। इसको ऐसे लिख दो, ये 1/10 की पावर -3 ही तो है, सॉरी 10 की पावर 3 ही है, ऊपर गया तो ये हो गया 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को कौन सा बोलते हैं, मिली सेकंड। -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पिको। तो एक बिट देखो, एक सेकंड में कितनी बिट्स जा रही है, बिट रेट
एक बिट कितनी देर उस मीडियम पे रह रही है उसको क्या बोला जाता है? बिट इंटरवल। अब एक बिट, यहां से मैंने 1 भेजा, ये मेरा ट्रांसमिशन मीडियम है, एक बिट ने कितनी दूरी तय करी, मतलब बिट यहां पहुंच गया, यहां से चला था और यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो उसकी क्या कहलाती है? तो मतलब एनालॉग में इसको ही वेवलेंथ बोलते थे, कितनी दूरी कवर करी, लेकिन डिजिटल में इस टर्म को क्या बोलते हैं? बिट लेंथ बोलते हैं। अब बताओ, अगर ठीक है स्पीड है आपकी, जैसे इस एग्जांपल में लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बिट इंटरवल है 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मतलब एक बिट कितनी देर के लिए रहेगी? 1 माइक्रो सेकेंड के लिए, और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 से, तो बिट लेंथ कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इतनी स्पीड से चला और इतनी देर के लिए चला। जनरल टर्म ले लो, मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं और 20 मिनट चला, तो कितनी दूरी तय करी? 20 की जगह 30 कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं और मैं 30 मिनट चला, तो कितनी दूर चला? 20 किलोमीटर। आधा घंटा चला, 1 घंटे में 40 जा रहा था, आधे घंटे में कितना जाऊं? तो मैंने क्या किया, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 1/, क्योंकि वो यूनिट क्या है? आवर है, ये यूनिट क्या है? मिनट है। ये 2 से कटा, 2 से 2 कटा, आंसर क्या आ गया? 20। वही तो काम यही कर रहा हूं मैं, इतनी स्पीड से जा रहा है मेरा डेटा और इतनी देर के लिए वो उस पर रह रहा है, तो टोटल कितनी दूरी कवर कर रहा है? ये हो गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 6, क्या रह गया? 200। यूनिट क्या आ गई? मीटर। यहां पे यूनिट क्या थी? मीटर। मीटर सेकंड, और यहां माइक्रो सेकंड को हमने किस में बदल दिया? सेकंड में बदल दिया। तो ये मीटर अपॉन सेकंड में था, ये सेकंड में था, सेकंड सेकंड आपस में कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर किस में आ गया? मीटर में आ गया। तो ये वही है, एनालॉग सिग्नल के सिनेरियो में हम इसी को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं, कि कितनी दूरी कवर करेगा। लेकिन डिजिटल के सिनेरियो में इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बिट लेंथ बोल रहे हैं। अब देखो, अब मुझे डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ठीक है? तो ट्रांसमिट करना है तो मेरे पास 2 अप्रोच होती है, एक तो बेसबैंड ट्रांसमिशन और एक ब्रॉडबैंड। देखो मेरे को डिजिटल सिग्नल को ए पॉइंट से किस पॉइंट पे ट्रांसफर करना है? बी पॉइंट। ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, इनके बीच में मुझे ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं, एक तो है बेसबैंड ट्रांसमिशन, जो मेरा रास्ते में वायर है उस पे भेजने के लिए मुझे मेरे डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरा चैनल जो है वो मेरे डिजिटल डेटा को डायरेक्टली कैरी कर सकता है। तो ऐसा ट्रांसमिशन हो जाते हैं, वो कौन सा ट्रांसमिशन हो गया? बेसबैंड। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लो पास फिल्टर। एक ऐसा फिल्टर जिसकी बैंडविड्थ किससे स्टार्ट नहीं होती? 0 से स्टार्ट नहीं होती, सॉरी, जिसकी बैंडविड्थ किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो इसके लिए मुझे कौन सा फिल्टर चाहिए? लो पास फिल्टर। दूसरा तरीका होता है कौन सा ट्रांसमिशन? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में पहले मुझे मेरे डिजिटल सिग्नल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनालॉग में।
फिर एनालॉग फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कौन सा चैनल चाहिए होता है, बैंड पास। कौन सा चैनल चाहिए, बैंड पास। बैंड पास चैनल वो चैनल होता है जिसकी बैंडविड्थ 0 से स्टार्ट नहीं होती। मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये 0 पॉइंट अगर मानूं तो लो पास, ये लो पास ऐसा होता है, ये कहां से चालू होता है, 0 से। बैंड पास कुछ ऐसा होता है जो 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर तो डिजिटल डेटा देगा, सबसे पहले उस डिजिटल डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एनालॉग सिग्नल को भेजा जाएगा, रिसीवर एंड पे एनालॉग को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल डेटा में। तो इतना सारा कन्वर्जन करना है, इस कन्वर्जन को क्या बोला जाता है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले मेरा डेटा है 0101 फॉर्म में, सबसे पहला काम है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर अगला काम है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर अगला काम है इसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और लास्ट काम है इसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहां पे जो पहला कन्वर्टर करेगा उसको क्या बोलते हैं जनरली हम, एनकोडर, और रिसीवर एंड पे हम क्या बोलते हैं, क्या लगता है, डिकोडर लगता है। तो यहां पे मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा अगर मुझे डिजिटल डेटा को ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल लेयर की। ओके, तो ट्रांसमिशन चार तरह के, सॉरी कन्वर्जन चार तरह के होते हैं। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू डिजिटल का मतलब है डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल डेटा मतलब 0101 और डिजिटल सिग्नल मतलब दिस वन। कंप्यूटर तो डिजिटल डेटा देता है ना, लेकिन कम्युनिकेशन डिजिटल सिग्नल का होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल है, जिसमें कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, लाइन कोडिंग का यूज किया जाता है। लाइन कोडिंग तीन तरह की होती है, ओके, काफी तरह की होती है। यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन। ठीक है, याद नहीं करने इतना बड़ा चार्ट है। यूनिपोलर का क्या मतलब है, ये मेरे पास डायग्राम है। डिजिटल डेटा ऐसे ही कुछ होता है ना, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास लाइन है, अगर मेरा सिग्नल इस लाइन के ऊपर ही है तो वो कौन सा पोलर है, यूनिपोलर। पोलर एक तरफ, यूनिपोलर का मतलब है एक तरफ। और अगर मेरा 1 ऐसा होता और 0 ऐसा होता, ये 1 होता और ये क्या होता, 0, तो मेरा सिग्नल लाइन के दोनों तरफ है, इसको बोला जाता है बाइपोलर। इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जा रहे। तो यूनिपोलर वो टेक्निक होती है जिसमें सिग्नल एक तरफ होता है, इसके अंदर एक ही टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं NRZ। फुल फॉर्म याद करनी है, नॉन रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो। किसमें, यूनि और बाइपोलर में। एक बाइपोलर में सिग्नल आधे में ही बीच में आ जाता है, 0 लेवल पे, और फिर नीचे चलता है। यूनिपोलर, देख पोलर ऐसा होता है, ये 1 है, ये 0 है, ये देख ये ऐसे बना रहा हूं मैं, ये 1 है और ये 0। बाइपोलर ऐसा है,
इसके बीच में मोड कहां आ गया, नीचे आ गया। मतलब सिग्नल यहां चला और यहीं कहां आ गया, नीचे आ गया। इसी के अंदर ये पूरा मिलके क्या बना, 1। ये क्या बना, 0। ठीक है, इतने डिटेल्स में नहीं जा रहे। एक लाइन ऑफ साइड के ऊपर बनता है, एक लाइन ऑफ साइड। वेट, हाँ, देखिए ये मेरे पास लाइन है। अगर मेरा सिग्नल इसके ऊपर ही चल रहा है तो ये कैसा हुआ, यूनिपोलर। देखिए ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, लेकिन रहा तो ऊपर ही रह रहा है ना, नीचे तो नहीं आ रहा। अगर बाइपोलर की बात करूं तो देखो मेरा डेटा ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। चाहे इसको 1 मान ले, चाहे 0 मान ले, चलो उसको 1 मान लेते, इसको 0, इसको 1, इसको 0, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये मेरा कौन सा है, पोलर है, दोनों तरफ बाइपोलर है, सॉरी पोलर है, ऊपर और नीचे। मेरा बाइपोलर ये रहा, ये भी नहीं है। मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूं बाइपोलर का। नहीं, लगने से नहीं है ना, लगने से नहीं है। देखो मैं तेरे को बताता हूं, ये है, देख यहां पे, देख यहां पे ये सिग्नल 1 था, यहां पे आया, लेकिन ये 0 आया ना 1 के बाद। 1 के बाद 0 आने पर फॉर्म चेंज नहीं होगी, लेकिन 0 के बाद 1 आने पे फॉर्म चेंज होगी। 0 के बाद 1 कहां आया, ये रहा 0, 0 के बाद 1 आया तो ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, लेकिन 1 के बाद 0 आया तो फॉर्म चेंज नहीं हुई। तो इतनी डिटेल्ड में मत जाओ। कैसे, अरे वही तो वो स्कीम बोलती है कि NRZ बोलती है कि 1 के बाद अगर 0 आएगा तो आप ट्रांजिशन में चेंजेस नहीं करोगे, 1 के बाद 1 या 0 के बाद 1 आएगा तो आप ट्रांजिशन में चेंज करोगे। अभी तक हमने यही सीखा है, ये 1 होता है और ये ऐसा कुछ नहीं होता, इन स्कीम्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आपने कौन सी स्कीम को यूज की है। मतलब अभी तक हम यही सीखते आए हैं कि यूनिपोलर होता है, ये 1 और ये 0, ये 1 और ये 0, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इन स्कीम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कौन 1 है और कौन 0 है। चलो, तो मेरे पास यूनिपोलर है, मेरे पास पोलर है। पोलर में कौन कौन सी है, नॉन रिटर्न टू 0 लेबल, नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड, रिटर्न टू 0 और बाईफेज। बाईफेज में फिर से 2 है, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एनकोडिंग किसके अंदर यूज होती है, मेट्रो बोलते हैं, ईथरनेट में। ईथरनेट में कौन सी एनकोडिंग यूज होती है, मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ईथरनेट में कौन सी एनकोडिंग यूज होती है, मैनचेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है एनालॉग टू एनालॉग, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल। अब एनालॉग सिग्नल कुछ ऐसा है, इसको डिजिटल में कैसे बदले, इसको क्या करा जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या ली जाती है, इसकी सैंपलिंग ली जाती है, फिर इसको ऐसा कुछ लेवल बना दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस, ताकि ये किस फॉर्म में बदल जाए, डिजिटल फॉर्म में बदल जाए। तो एनालॉग टू एनालॉग में 2 टेक्निक यूज होती है, वन इज PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन फुल फॉर्म लिख लेना सबकी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डिटेल्ड में नहीं जाना, नाम याद रहने चाहिए। DM डेल्टा मॉड्यूलेशन,
डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक, डिजिटल से एनालॉग में बदलने के लिए मेरे पास जो टेक्निक होती है वो होती है ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और फेज शिफ्ट की। और एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए मेरे पास टेक्निक होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इसका तो मैं दिखा देता हूं, देखा ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये होता है, साइकिल इतने पीरियड में खत्म हुई है ना, दूसरा सिग्नल ये रहा, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, फेज भी सेम है, दोनों जीरो से चालू हो रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड कैसा है, अलग है। इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा सिनेरियो, ठीक है, एम्पलीट्यूड ये रहा, फ्रीक्वेंसी, दूसरा सिग्नल ये रहा, एम्पलीट्यूड सेम कर इसका, फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, ये एम्पलीट्यूड सेम कर दे, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे, तो फेज और एम्पलीट्यूड सेम कर दो और फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, चेंज कर दो, तो वो कौन सा मॉड्यूलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक सिग्नल ऐसे चल रहा है, एक सिग्नल ऐसे चल रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन उसका फेज अलग कर दिया, एक 0 डिग्री से चल रहा है, एक 90 से चल रहा है, तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन हो गया, फेज मॉड्यूलेशन। इसको चेंज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंपोजिट सिग्नल बनाना होता है, एक सिंगल सिग्नल से मल्टीपल सिग्नल बनाना होता है ना, सिंपल सिग्नल से कौन सा सिग्नल बनाना होता है, कंपोजिट। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो उसका एम्पलीट्यूड अलग कर देंगे, या फ्रीक्वेंसी अलग कर देंगे, या उसका क्या कर देंगे, फेज अलग कर देंगे। तो क्वेश्चन है, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। इथरनेट में कौन सी एनकोडिंग का यूज किया जाता है, मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज किया जाता है। ओके, मैनचेस्टर एनकोडिंग में आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, ऊपर से, इसको बोला जाता है 0, और आप नीचे से कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, इसको बोला जाता है 1। ठीक है, आप ऊपर से कहां जा रहे हो, नीचे, ऊंचाई से नीचे, तो ये उसको डिनोट करता है 0 को। आप नीचे से कहां जा रहे हो, ऊपर, तो ये किसको डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, 1 को। ये सिग्नल ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। ये 0 को डिनोट करता है और ये किसको डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है। अब इसमें समझो, इस पूरे में मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, इतनी देर में कितने सिग्नल गए, कितना डेटा गया, एक बाइट, सॉरी एक बिट, 0, एक बिट गया। इसमें सिग्नल कितने थे, 1 और 2, सिग्नल कितने थे, 2। एक तो ये भी सिग्नल गया, सिग्नल कितने गए, 2। एक बिट के लिए कितने सिग्नल जा रहे हैं, उसको कौन सी रेट बोला जाता है, सिग्नल रेट, या इसको क्या नाम दिया जाता है, बॉड रेट।
सिग्नल कितने जा रहे हैं, और डेटा कितना जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है, बिट रेट। सिग्नल बोर्ड रेट 2 है और बिट रेट 1 है, मतलब मैनचेस्टर एनकोडिंग में अगर आपको 1 बिट डेटा भेज रहा है तो सिग्नल कितने भेजने पड़ेंगे, 2 भेजने पड़ेंगे। नहीं, सब में ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा होता है, अपने यूनिपोलर में ऐसा होता है 1 0 1, तो एक सिग्नल पे 1 बिट जाती है, समझ रहे हैं? तो सिग्नल रेट और बिट रेट का अंतर समझो, बहुत कंफ्यूजन वाला टर्म है ये, कि ये मेरा कोई भी एनकोडिंग यूज हो रही है, मैं मैनचेस्टर ही मान के चल रहा हूं, मैनचेस्टर में ऐसे गया 0 गया, कितना बिट, 1, लेकिन उसको सिग्नल कितनी बार चेंज करना पड़ा, यहां चेंज करना पड़ा, फिर यहां चेंज करना पड़ा, कितनी बार चेंज करना पड़ा, 2 बार। सिग्नल 2 बार चेंज हो रहा है, लेकिन बिट कितनी जा रही है, 1, तो बोर्ड रेट है 2 और बिट रेट है 1। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग में बिट रेट क्या होती है, हाफ होती है, किससे, बोर्ड रेट। या मैं बोल दूं बोर्ड रेट ट्वाइस होती है, किससे, बिट रेट से। फिर इस लाइन को जोड़ दिया जाता है, समझ गया? तो एक चीज याद रखना, बाकी सारी कहानी भूल जाओ, एक सिंपल सी बात याद रखना, मैनचेस्टर एनकोडिंग में बोर्ड रेट बिट रेट की ट्वाइस होती है, या बिट रेट बोर्ड रेट की हाफ होती है। और इथरनेट में कौन सी एनकोडिंग का यूज किया जाता है, मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट समझते हैं डेटा लिमिट्स, डेटा रेट्स, वो रेट जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अब वो किस किस पे डिपेंड होगा, एक तो बैंडविड्थ कितनी है, इस पे तो डिपेंड रहेगा ही ना, डिपेंड रहेगा ना, बैंडविड्थ कितनी है, पानी कितनी तेजी से आ रहा है, डिपेंड करेगा पाइप कितना मोटा है, पाइप कम मोटा है तो पानी कम तेजी से आएगा, ज्यादा मोटा है तो ज्यादा तेजी से आएगा। बैंडविड्थ कितनी है, सिग्नल के लेवल्स कितने हैं, लेवल्स का मतलब है, देखो मेरे पास एक ये सिग्नल का लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, समथिंग लाइक दिस, 3 2 1 0, मेरे पास सिग्नल के लेवल कितने हैं, 4। तो ये जो लेवल है ये किसको डिनोट कर रहा है, मे बी 0 0 को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, 0 1 को, ये किसको 1 0 को, ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 1 पे, क्योंकि अगर 4 लेवल है तो कितने बिट हो जाएंगे, 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4। अब मेरे पास अगर 4 लेवल है तो मेरे पास कितने बिट का कॉम्बिनेशन, अगर मेरे पास 8 लेवल होते तो मैं कितने बिट साथ में ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर मेरे पास 2 लेवल है तो मैं कितने बिट कर सकता हूं, 2, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1। तो मेरे पास कितने लेवल है उस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं मैक्सिमम कितना डेटा भेज पाऊंगा। तीसरा, चैनल की क्वालिटी कैसी है, वो नॉइस है उस चैनल में या फिर नॉइस नहीं है। इस बेसिस पर 2 लिमिट्स बनाए गए, एक बनाई गई न्यूक्विस्ट बिट रेट, ये कब कौन से चैनल पे काम करती है, जब चैनल कैसा हो, नॉइस। इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन क्या आता है, नॉइसलेस चैनल में कौन सी थ्योरम काम करती है, न्यूक्विस्ट रेट बिट रेट काम करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय log 2 और कितने आपने लेवल को यूज किए, 2 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय log 2 ऊपर L, L क्या है, नंबर ऑफ लेबल्स। तो आपने अगर 4 लेबल्स का यूज किए, देखो क्वेश्चन दिया होगा, ये कह रहा है बैंडविड्थ कितनी है
3000 हर्ट्ज। और लेवल कितने हैं? दो लेवल है, मतलब एक 1 जा रहा है और एक क्या जा रहा है? 0 जा रहा है। डेटा किस रेट से जा रहा है? 3000। लेवल कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस में 2 और ऊपर 2, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3000, आंसर कितना आ गया? 6000। इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है पता है? तो पूछा था ही नहीं। लॉग 2 पावर में, यहां पे कुछ भी लिख देता हूं मैं लिख देता हूं 32। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले इस नंबर को 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो। इस नंबर को 2 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर, ये क्या होगा मेरे पास? 5। और लॉग थ्योरी क्या बोलती है? लॉग ए एक्स की पावर वाई है, तो ये y आगे आ जाता है और ये क्या रह जाता है? लॉग a की पावर x। तो इस बेसिस पे ये 5 आगे आ गया और ये रह गया log 2 की पावर 2। लॉग थ्योरी एक और स्टोरी बोलती है कि log अगर बेस a है और ये भी a है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पे बेस 2 है और ये भी क्या है? 2 है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो log 2 32 का आंसर क्या आ गया? 5। या आसान शब्दों में कहूं, 2 की किस पावर की वैल्यू 32 है? 5 की। अगर कोई मुझे बोलता है log 2 120 की वैल्यू बताओ, अब 120 किसी की एग्जैक्ट पावर नहीं है। 64 होती है 6, 128 होती है 7, तो इसका एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता, नियर अबाउट इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। log 2 500 9, क्योंकि 2 की पावर 9 512 होती है। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। ये वैल्यू किसके पास है? 500। तो आंसर नियर अबाउट क्या आएगा? 9 आएगा। तो यहां पे समझ में आ गया log 2 की पावर 2 1 कैसे आया? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है। तो ये मेरे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3000, आंसर क्या आ गया? 6000 हर्ट्ज। लेकिन ये कौन से चैनल पे काम करती है? अगर चैनल में क्या ना हो? नॉइस ना हो। तो क्वेश्चन यही आएगा कि नॉइस लेस चैनल के लिए मैक्सिमम बिट रेट क्या होती है? तो 2 नॉइसलेस चैनल के लिए मैक्सिमम बिट रेट क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय 2 log 2 L। यहां L क्या है? नंबर ऑफ लेबल्स। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि सारे चैनल नॉइसलेस हो। नॉइस तो होती है, और अगर नॉइस है तो उसके लिए कौन सा थ्योरम काम करती है? शेनन कैपेसिटी थ्योरम काम करती है। तो अगर चैनल नॉइसी है तो मैक्सिमम डेटा रेट की वैल्यू कैसे निकलती है? बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय log 2 1 प्लस SNR। यहां SNR का मतलब है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो इतना है, बैंडविड्थ इतनी है, नॉइजी चैनल है। देखो अगर चैनल में ओके, देखो कोई न्यूमेरिक नहीं दिया क्या इसमें? हाँ आ सकते हैं, इनसे आ सकते हैं, न्यूक्विस्ट थ्योरम से और शेनन से। फ्रीक्वेंसी पर, पीरियड पर, लेवल सब लेवल नहीं होगा इसमें आपको दिया होगा कि एक नॉइजी चैनल है जिसके अंदर बैंडविड्थ है 4 मेगाहर्ट्ज और एसएनआर रेशियो है सपोज 31। तो चैनल की कैपेसिटी बताओ, मतलब मैक्सिमम डेटा रेट बताओ, तो आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय log 2 1 प्लस 31। अब 1 प्लस 31 कितना हो गया? 32 और ये हो गया 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 20 मेगाहर्ट्ज। मैंने दिए ना एसएनआर रेशियो।
SNR की वैल्यू क्या दी है 31, और फॉर्मूला क्या बोल रहा है बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय log 2 1 प्लस SNR। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दी तो मेरे को मेरा क्या मिल जाएगा आंसर। तो एक तो है मेरे पास शेनन थ्योरम जो किसके लिए है नॉइसी चैनल के लिए, दूसरा है मेरे पास न्यूक्विस्ट थ्योरम जो कौन से चैनल के लिए है नॉइसलेस चैनल के लिए। तो कुछ और याद रहे ना रहे इतना तो याद कर लो, नॉइसलेस में न्यूक्विस्ट थ्योरम और नॉइसी चैनल में शेनन थ्योरम। अब कुछ और टर्म्स को समझते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस के लिए हम यूज करते हैं। वन इज बैंडविड्थ, वन इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो चैनल के अंदर से हम पास कर सकते हैं। इस चैनल में से हम मैक्सिमम कितना पास कर सकते हैं, इतना पास कर सकते हैं। तो किसी भी चैनल की मैक्सिमम ट्रांसमिशन का जो स्पीड होती है, रेट होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी बैंडविड्थ बोला जाता है। तो हमने अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है और कंपनी कह रही है 100 Mbps लाइन है आपके पास, इसका मतलब है मैक्सिमम 100 ले सकते हो, आएगी नहीं 100 Mbps, लेकिन मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो 100 Mbps। आपके 500 Mbps की लाइन है तो मतलब आपकी जो लाइन आ रही है उसमें से मैक्सिमम डेटा कितना पास हो सकता है 500 Mbps। तो बैंडविड्थ क्या होती है कि आप मैक्सिमम कितना डेटा पास कर सकते हो। अब बैंडविड्थ देखो दो सिनेरियो है, हर्ट्ज कब होती है जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, और बिट्स पर सेकंड में कब नापी जाती है जब हम डेटा कम्युनिकेशन में डेटा किस रेट से फ्लो कर रहे हैं उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे बैंडविड्थ दो में नापी जाती है, वन इज हर्ट्ज फॉर्म में और सेकंड वन इज बिट्स। हाँ वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आती है। तो बैंडविड्थ वो वैल्यू होती है जो किसी नेटवर्क से हम मैक्सिमम पास कर सकते हैं। लेकिन मान लो 100 Mbps का कनेक्शन था, लेकिन मेरे अभी स्पीड आ रही है 60 Mbps। अभी कितनी आ रही है 60। तो दिस इज बैंडविड्थ जो मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन हो कितना रहा है, दिस इज थ्रूपुट। कितनी स्पीड हमें मिल रही है एक्चुअल में वो उसका क्या कहलाता है थ्रूपुट कहलाता है। तो जैसे इस एग्जांपल में लिखा है बैंडविड्थ 10 Mbps है, डेटा ट्रांसफर 7 Mbps पे हो रहा है, तो थ्रूपुट कितना होगा 7 Mbps। नेटवर्किंग में हमारा जो एम होता है वो होता है मैक्सिमम थ्रूपुट। अगर मैक्सिमम थ्रूपुट हम पहुंच जाएंगे तो हमारा उतनी अच्छी तरह वो लाइन क्या हो जाएगी यूटिलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज लेटेंसी। लेटेंसी वो समय होता है जो किसी मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचने पर लगता है। लेटेंसी वो टाइम होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैसेज को भेजने के लिए लगता है। लेटेंसी बेसिकली चार चीजें होती है। प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशन डिले का मतलब है ट्रेवल होने में कितना टाइम लगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ए से बी पे भेजा, ये बीच में बस टोपोलॉजी थी तो ये बैकबोन था, ये ड्रॉप लाइन था जो ए से जुड़ा हुआ था, ये ड्रॉप लाइन था जो बी से जुड़ा हुआ था। सबसे पहला काम है ए ने अपने डेटा को कहां उतारना है, ट्रांसमिशन मीडिया पे। इस टाइम को क्या बोला जाता है ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है मैसेज का साइज अपॉन बैंडविड्थ, मैसेज का साइज अपॉन बैंडविड्थ। फिर एक बार इस पे मैसेज उतर गया, अब यहां से यहां आने में भी तो समय लगेगा। इस समय को कौन सा समय बोला गया प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी दूरी पे जाना है और किस स्पीड से जा रहा है। फिर बीच में मान लो यहां पे कोई राउटर लगा हुआ था, तो राउटर ने इस पैकेट को लिया, कुछ प्रोसेसिंग करी और फिर आगे पास करा, उस टाइम को क्या बोला जाता है प्रोसेसिंग डिले। उस टाइम को क्या बोला जाता है प्रोसेसिंग।
अब राउटर फ्री थोड़ी ना बैठा था, राउटर पे ऑलरेडी एक क्यू बनी हुई थी जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे पहले लोग बैठे थे, मेरे वाला डेटा यहां आके बैठ गया। तो इस क्यू से आगे बढ़ते बढ़ते इसको इस पे पहुंचने में लगने वाला टाइम कौन सा टाइम हो गया? क्यूइंग डिले। तो चार तरह के प्रॉब्लम आती है, लेटेंसी आती है, ट्रांसमिशन, प्रोपागेशन, प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले। जनरली ये दोनों नेग्लेक्जिबल कर दिए जाते हैं, जनरली हम इन दोनों को ही मानते हैं, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपागेशन डिले। जिटर नहीं बता रहा, बहुत बार हो गया। ओके, तो अगर न्यूमेरिकल कुछ बनता है ना, तो या तो आज वाले लेक्चर से बनेगा या फिर कौन से लेक्चर से बनेगा? आईपी एड्रेसिंग वाले से बनेगा। दो जगह से ही न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है नेटवर्किंग में, या तो आज वाले से प्रोपागेशन डिले क्या है, ट्रांसमिशन डिले क्या है, पीरियड दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा पीरियड पूछ लेगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। डेटा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो गया? इसमें एक डेटा गया, क्या? 0। तो डेटा एलिमेंट एक बिट को कहते हैं, एक बिट को भेजने के लिए कितने देर लग रही है, वो क्या मेरा डेटा एलिमेंट है। तो ये मेरा एक डेटा एलिमेंट है 0, ये मेरा अगला डेटा एलिमेंट है 1, ये मेरा फिर से 1, सिमिलर वे में दिस इज डेटा एलिमेंट। ये मेरे पास क्या है? डेटा एलिमेंट। ये भी सिनेरियो हो सकता है, देखो मैं मानता हूं ये मेरे पास गया, इस पे जा रहा है 0 0, इस पे जा रहा है 0 1 1 0, और इस पे जा रहा है 1 1। इसको समझ दो। यहां पे देखो एलिमेंट कितने जा रहे हैं? 2। सिग्नल कितना है? 1। बिट रेट क्या है? 2। बॉड रेट क्या है? 1। 2 सिग्नल को भेजने के लिए कितना सिग्नल, 2 डेटा को भेजने के लिए कितना सिग्नल भेजना पड़ रहा है? 1। इसमें क्या हो रहा है? डेटा जा रहा है 1, लेकिन सिग्नल कितने जा रहे हैं? 2। तो ये तो मेरे डेटा एलिमेंट है 0 1 0 1, और सिग्नल एलिमेंट क्या है? ये मेरे सिग्नल है, ये एक सिग्नल गया, ये दूसरा सिग्नल गया, ये एक सिग्नल गया, ये दूसरा सिग्नल गया। डेटा रेट क्या होता है? वो स्पीड जिससे डेटा ट्रांसफर होता है। सिग्नल रेट क्या होता है? वो स्पीड जिससे सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, और इसको ही हम कौन सी रेट बोलते हैं? बॉड रेट। और इसकी यूनिट क्या होती है? बॉड। तो यहां पे कितना बॉड है? 1 2। यहां पे डेटा रेट कितना है? 1, और बॉड रेट कितना है? 2। ये किसमें यूज हुआ? मैनचेस्टर में। ये छोड़ दो डीसी कंपोनेंट और चलो ये देख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है? क्या है? 1। इसने उल्टी बताई है। ठीक है, ये इसने 1 को डिनोट किया है। हमने जो बताया था वो एकदम सही बताया था। इथरनेट में इसी का यूज होता है, जो ऊपर से नीचे जा रहा है ये किसको डिनोट करता है? इथरनेट में 0 से। जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो किसको डिनोट करता है? 1 को। ओरिजिनल मैनचेस्टर एनकोडिंग में उल्टा था इससे। ठीक है, ये क्या है? 1, और ये क्या है? 0। फिर ये क्या है? 1, ये क्या है? 0। इसी वे में वो चलता रहा। अब देख मेरे वाली बात, यहां पे 1 के बाद क्या आया? 1। ये रहा 1।
फिर से क्या आया, 1 आया ना, तो वापस ऊपर से चालू किया, फिर क्या आया, वापस ऊपर से चालू किया, लेकिन इनको जोड़ने के लिए इन लाइंस को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। चलो जल्दी से एक बार एक पढ़ लेते हैं लास्ट। ईथरनेट में कौन सा डिटेक्शन मैकेनिज्म काम करता है, CSMA CD। ईथरनेट में कौन सी एनकोडिंग काम करती है, मैनचेस्टर एनकोडिंग का काम करता है। ईथरनेट के फ्रेम में सोर्स एड्रेस, मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का CRC फील्ड्स, ये सब होते हैं। ठीक है, बाकी रहने देते हैं। तो मेरा फिजिकल लेयर क्या क्या काम कर रहा है, देखो फिजिकल लेयर काम कर रहा है लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग का मतलब वो बताता है कि मेरा कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट होगा या मल्टी पॉइंट होगा, पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट की है, बस क्या है, मल्टी पॉइंट है। ये कौन बताता है, फिजिकल लेयर बताता है कि हमारा मल्टी पॉइंट चलेगा या पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। और फिजिकल लेयर क्या बताता है, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड इसमें फिजिकल लेयर क्या बताता है कि वो सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फिर क्या होगा, फुल डुप्लेक्स। ये भी हमने कवर कर लिया। फिर फिजिकल लेयर बताता है केबल्स एंड कनेक्टर्स, केबल्स एंड कनेक्टर्स, ये भी हमने कवर कर लिया। ट्विस्टेड वायर, कोएक्सियल वायर, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, ये फिजिकल लेयर बताता है। और फिजिकल लेयर क्या काम करता है, आएगा एनकोडिंग। एनकोडिंग जो भी हमने पढ़ा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है। तो फिजिकल लेयर क्या क्या काम कर रहा है, लाइन कोडिंग कर रहा है, ट्रांसमिशन मोड सेलेक्ट कर रहा है, केबल्स एंड कनेक्टर्स कर रहा है, एनकोडिंग डिकोडिंग का काम कर रहा है। एक और जो काम करता है फिजिकल लेयर, वो क्या काम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। इसको हमें पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, नहीं वो डेटा लिंक क्लियर करती है। इसके अलावा क्या काम करता है, बिट सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करती है। इसमें हमें पढ़ना है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसको मैंने गलत लिख दिया, ये है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये जो काम है ये कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है। तो हमने सारे काम पढ़ लिए फिजिकल लेयर के। लाइन कोडिंग पढ़ ली, डेटा ट्रांसमिशन मोड पढ़ लिया, केबल्स पढ़ ली, एनकोडिंग हमने चार्ट देख लिया, बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, फ्रेम लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। और मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ये काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है। हाँ ये करता है। एनकोडिंग, एनकोडिंग ये इसका बहुत बड़ा, यानी ये तो बहुत सारी इसके अंदर आगे डिवीजन है। तो बेसिकली ये सब काम कौन करता है, फिजिकल लेयर। इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर। एरर कंट्रोल का काम फिजिकल लेयर नहीं करता। रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है,
फिजिकल पे। और कौन करता है? हब करता है। और कौन करता है? मॉडेम करता है। ये तीनों कौन सी लेयर पे काम करते हैं? फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी लेयर करता है? फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी लेयर करता है? फिजिकल लेयर। लॉजिकल टोपोलॉजी कौन सी लेयर करता है? नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर करती है? नेटवर्क लेयर। तो कल हम ये पढ़ेंगे एफडीएम, टीडीएम और डब्ल्यूडीएम, और उसके बाद चालू करेंगे डेटा लिंक लेयर। यहां तक पेपर में आएगा, डेटा लिंक लेयर तक। परसों हो जाएगा हमारा, हाँ संडे को पेपर है। तैयार हो क्या ना अच्छे से? पेपर मैंने बना लिया है। हाँ, फुल तो नहीं है, बाकी तू कहे तो शेयर कर देता हूं मैं तेरे को। न्यूमेरिक्स है, अब प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। हाँ, न्यूमेरिकल ही कह रहा हूँ।